हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर्स साइकोलॉजी। इस वीडियो में हम सौरभ मुखर्जी की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी समझेंगे। And what we have learned in India is that the main thing to be very careful about. जब सौरभ मुखर्जी से पूछा गया उनकी इन पॉलिसी के बारे में, तो उनका जवाब था, मैं इंडिया में 12 साल से रह रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने में। इस देश के बारे में सीख रहा हूँ और जो बात मैंने सीखी है यहाँ, उसमें से मेन चीज़ है जिससे हमें केयरफुल रहना चाहिए, वो है अकाउंटिंग फ्रॉड। हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो लिस्टेड कंपनीज है उनके फेयरली मीडियोकर है। ये बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स सोचे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। हमारा एक्सपीरियंस जो मार्सलस से रहा है वो ये बताता है कि 70 से 80% कंपनियों के हाईली सस्पेक्टेड अकाउंट्स है। उनमें से बहुत सारी कंपनीज के प्राइस पिछले 8-9 महीने में बहुत बड़े हैं। इसलिए मुझे बहुत डर लगता है कि बहुत से इन्वेस्टर्स अपनी लाइफ सेविंग्स इन कंपनियों में लगा रहे हैं जिसमें फ्रॉड अकाउंटिंग हो रही है। तो पहली चीज़ हम ये करते हैं कि इन नॉटी प्रमोटर्स जो मैं इनको बोलता हूँ उनको हटाया जाए। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि हम अभी भी रिलेटिवली पुअर कंट्री है। यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश किया था, जहां हम देख सकते हैं कि हम 5th पुअरेस्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में थे। इसलिए इंडिया में हमने ये ढूंढा है कि एक इन्वेस्टर को उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को बेसिक एसेंशियल्स ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे, जैसे बेबी मिल्क पाउडर, स्लिपर्स, पेन किलर्स, ब्लड टेस्ट, बेसिक रिटेल बैंकिंग सर्विस, सो क्लीन प्रमोटर्स, एसेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। और तीसरी चीज़ जो है इंडिया के लिए यूनिक है वो है कि आप मोनोपोलिस्ट में इन्वेस्ट करें। हमारा देश आज ज़्यादा मोनोपोलाइज्ड है अगर वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में देखें तो। और इसकी ब्यूटी ये है कि प्रिटी मच कुछ भी प्रोडक्ट और सर्विस जो एसेंशियल है हमारे देश में, उसमें एक या दो कंपनीज 90% प्रॉफिट लेकर जाती है। तो आप अगर मोनोपोलिस्ट जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल कर रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करें और उनकी क्लीन अकाउंटिंग है, तो आपको 20% कंपाउंडिंग आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर मिलेगा। ये बहुत स्टेबल तरीका है। इस टाइप की कंपनीज बहुत स्टेबल और रोबस्ट होती है जो आपकी वेल्थ कंपाउंड करती है सही तरीके से। तो चाहे सेंसेक्स ऊपर जाए या नहीं, वो एक्चुअली बहुत इररिलेवेंट हो जाता है इन कंपनीज के लिए। दूसरा सवाल ये है कि आप कैसे पहचानें कि किसी कंपनी की अकाउंटिंग क्लीन है या नहीं। तो इस पे सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि आप सबको पता है कि मेरी बुक आई थी अनयूजुअल बिलियनर्स, जो बेस्ट सेलिंग बुक बनी अबाउट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो उस बुक का चैप्टर 10 है, वो बताता है 10 अकाउंटिंग रेशियोज जो मैं यूज़ करता हूँ अकाउंटिंग फ्रॉड को पता करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर एक सिंपल अकाउंटिंग रेशियो जो बहुत नॉटीनेस देता है, आप ऑडिटर फीस की ग्रोथ देखिए। हर कंपनी एक अपना एनुअल रिपोर्ट दिखाती है जिसमें आप देख सकते हैं कि वो कंपनी अपने ऑडिटर को क्या फीस दे रही है। और अगर 5 से 7 साल का एनुअल रिपोर्ट देखे और उसमें ऑडिटर फीस कंपनी के रेवेन्यू से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो कंपनी अपने ऑडिटर को ज़्यादा पैसा देकर गलत काम करवा रही है और इसलिए आपको उस कंपनी से दूर रहना चाहिए। दूसरा टेस्ट भी आप कर सकते हैं जो हमारी बुक अनयूजुअल बिलियनर्स के चैप्टर 10 में दिया है, कि आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखिए जो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में दिख जाएगा। आप उस नंबर को ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कंपेयर करें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया होता है। अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज बिलो 70%, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है अपने पैसे को लेकर। जो बहुत डिसेंट कंपनीज है इंडिया में, उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 70 to 80% का है। तो ऐसे 10 रेशियोज़ दिए हैं मैंने अनयूजुअल बिलियनर्स के चैप्टर 10 में। और अगर आप उन रेशियोज़ को अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले सोचना होगा। आप फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों, अनयूजुअल बिलियनर्स के साथ साथ और भी इन्वेस्टिंग बुक्स की लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में जो आप बाय कर सकते हैं। अब उनसे पूछा गया कि ये जो 10 रेशियो की बात कर रहे हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज़ कौन से हैं। तो उनका जवाब था, अगर आप मेरे फेवरेट रेशियोज़ के बारे में पूछे तो मुझे लगता है अकाउंटिंग का है, वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर वो 70 से 80% नहीं है तो आप आग से खेल रहे हैं। और जो दूसरा रेशियो है वो कंपनी के एसेट टर्नओवर रेशियो है। अगर आप 2 बार एसेट टर्न्स नहीं देखते तो आपको सोचना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। जो तीसरा रेशियो मैंने पहले ही बताया है, सिंपल रेशियो, ऑडिटर फीस ग्रोथ डिवाइड बाय ग्रोथ इन रेवेन्यू। अगर वो रेशियो 1 के आसपास है तो हमको सोचना होगा। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट एटलीस्ट 70% देखिए, आइडली 80%। एसेट टर्न्स 2 बार हो और देखिए ऑडिटर फीस की ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से स्लो हो। ये 3 रेशियोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया वो ये था कि क्या वो एग्जाम्पल दे सकते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो उनका जवाब था, मैं आपको एक पॉजिटिव एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप एक वेल रन फार्मा कंपनी ले, मैं 2 फार्मा कंपनी के नाम बताता हूँ जो हमारे पोर्टफोलियो में है।
एक अबॉट लैब्स, दूसरा डिवाइस लैब्स। उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो 80% है, एक्चुअली 100% की तरफ है। तो उन दोनों का कैश फ्लो और प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम है, जो बहुत ही अच्छा है। वैसे ही आप इन कंपनीज की ऑडिटर फीस देखें तो वो भी 5 से 10% से ज़्यादा ग्रो नहीं हो रही, जबकि उनके रेवेन्यू डबल ग्रो कर रहे हैं। तो ऑडिटर फीस बहुत स्लो ग्रो कर रही है रेवेन्यूज से, जो कि सही है। और इन कंपनीज का एसेट टर्न्स भी बहुत इम्प्रेसिव है। तो दो सिंपल फार्मा कंपनीज है ये। ऑब्वियसली दूसरी बहुत बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज है जो इन रेशियोज को क्लियर ही नहीं कर पाती। क्या आप बता सकते हैं कि ये कंपनीज इन मेट्रिक्स को क्लियर क्यों नहीं कर पाती है? इस पे सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि सीधी बात यह है कि कंपनीज गलत क्यों करती है। 2008 और सत्यम की तरफ देखें तो जो प्रमोटर्स थे उन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ा चढ़ा के दिखाया, जिससे उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ा चढ़ा के दिखाए। उससे उनकी कंपनी की नेटवर्थ बढ़ गई। तो जब आपकी कंपनी की नेटवर्थ बढ़ जाती है तो आप बैंक से ज़्यादा पैसा ले सकते हैं। और जो बात इंडिया में बहुत कॉमन है वो ये है कि वो ये पैसे चुराते रहते हैं जो बैंक से लिए होते हैं, थ्रू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स और शेयरिंग ट्रांजेक्शन्स, और फिर इन पैसों को पर्सनल इन्वेस्टमेंट फॉर प्रमोटर के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत कॉमन है इंडिया में। बड़ा चढ़ा के रेवेन्यू बताना, बड़ा चढ़ा के प्रॉफिट बताना, नेटवर्थ बढ़ गई, बैंक से ज़्यादा पैसे ले लो और आप उस पैसे को लेकर भाग जाओ। इसलिए हमको केयरफुल रहना चाहिए ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले। अगला सवाल ये है कि अगर इन कंपनीज में कुछ गलत हो जाए तो ये रेशियो तब देखना चाहिए क्या? सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो रेशियोज हमने डिस्कस किए वो फाइनेंशियल हाइजीन रेशियोज है। वो ये बताता है कि कंपनी आपको चीट कर रही है या नहीं, कि कंपनी ऑनेस्ट है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि कंपनी ऑनेस्ट है तो आप बहुत पैसा बनाओगे, लेकिन आप एक बात से श्योर रहोगे कि वो कंपनी एक रात में बिखर नहीं जाएगी। जैसे सत्यम की बात करें तो जहाँ 90% कंपनीज कुछ ही दिन में डूब गई थी। तो पहली चीज़ हम जो देखते हैं वो ये कि प्रमोटर कितना ट्रस्टवर्दी है। की हाईलाइट ये है कि कंपनी कितनी मजबूत है। हम इतने पॉजिटिव रहे हैं 2020 में कि अपने इन्वेस्टर्स को भी बोला है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम देख सकते थे इस करंट टाइम पे एसेंशियल प्रोडक्ट्स की डिमांड जैसे बेबी मिल्क पाउडर, फूड बहुत अच्छे से पूरी हो रही थी। तो लोग भी इस सिचुएशन में अच्छे से रह सके। क्योंकि हम पावरफुल मोनोपोलिस्ट में इन्वेस्टेड थे तो इन मोनोपोलिस्ट को और मार्केट शेयर मिल गया। क्योंकि वीक कंपनीज थी वो डूब गई, जैसे एशियन पेंट्स और HDFC बैंक इस कंडीशन में भी ऊपर उठी। इसलिए ये ध्यान रखिए, क्लीन कंपनीज, एसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मोनोपोली फ्रेंचाइजेस, ये चीज़ें आपका पोर्टफोलियो मजबूत बनाती है, रिगार्डलेस सेंसेक्स ऊपर जाए या नीचे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगला सवाल ये है कि आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आप टॉप ऑफ द मार्केट पे बाय नहीं करें, और अगर टॉप ऑफ द मार्केट पे बाय कर भी लेते हैं तो वो क्या गलत है? तो सौरभ मुखर्जी ने कहा, कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, और अगर कोई आपसे भी कहता है कि मार्केट को टाइम कर सकता है वो, तो वो गलत है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने पैसे उन प्रमोटर्स में इन्वेस्ट करने हैं जो आपको पता है कि क्लीन है। दूसरा, आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में इन्वेस्ट करें जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी। और तीसरा, आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। ये तीन चीज़ें आपको 20% कंपाउंडिंग देगी कंसिस्टेंटली। अब ये बड़ी बात क्यों है? तो कोई भी स्टॉक का रिटर्न दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, चेंज इन द पी मल्टीपल, दूसरा अर्निंग्स ग्रोथ। एक डिजास्टर सिचुएशन भी कंसिडर करें तो 10 साल के ड्यूरेशन में पी मल्टीपल हाफ हो जाएंगे सारे इंडियन स्टॉक्स के, जिसका मतलब है कि पी मल्टीपल -7% डिलीवर होगा हर साल। अगर अर्निंग्स आर कंपाउंडिंग एट 20% तो हमारा उस पोर्टफोलियो पे 20 - 7% रिटर्न होगा, यानी 13%। तो हम उसके बाद भी एक अच्छा रिटर्न बनाएंगे, अगर पी मल्टीपल आधा भी हो जाए तब भी। डर इस चीज़ का है कि सेंसेक्स और निफ्टी लेवल पे लास्ट 10 ईयर्स में शेयर प्राइसेस 8 से 9% कंपाउंड हुई है, लेकिन अर्निंग्स कंपाउंडिंग जीरो रही है। ये 10 साल की कहानी है, जिसका मतलब है कि पी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर निफ्टी का एग्जाम्पल ले जो सेंसेक्स के लिए भी सेम है, तो वो पी अगले 10 साल में आधा हो जाएगा, -7% पीई। अर्निंग्स कंपाउंडिंग वीक होगी, 5 से 6% भी रही। मेरी चिंता यह है कि टिपिकल इन्वेस्टर का ज़्यादा नहीं बनेगा 10 साल में, पहले भी हो चुका है। 1993 से 2003 में ब्रॉडर इंडियन मार्केट ने बहुत कम रिटर्न दिया। जिस कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट और HDFC बैंक, इन कंपनीज ने 13 से 14% रिटर्न दिया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, बट हम ये कर सकते हैं कि हम क्लीन, वेल रन, डोमिनेंट फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करें। ये करने से हम अपने आप को मार्केट करेक्शन से बचा सकते हैं। चाहे कंपनी कितनी ही अच्छी हो, बट जो 2020 का टाइम आया, उस टाइम में क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सौरभ मुखर्जी ने कहा, एक बात क्लियर कर दूं,
तो कोई भी लिंक नहीं होता इकोनॉमी और स्टॉक लेवल इन्वेस्टिंग में। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आप पैसा नहीं बना सकते जीडीपी ग्रोथ देखकर। इंडिया में हम एक चीज़ कर सकते हैं अपना पैसा बनाने के लिए, वो है इन्वेस्टिंग इन कंपनीज। मैंने आपको अभी 2 एग्जाम्पल्स दिए जायंट वेल रन कंपनीज के, जो अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही थी। इवन इकोनॉमी अगर गिरी, ये कंपनीज जो मार्केट शेयर बढ़ा रही थी वो स्टिल ग्रो करेगी। अपना टाइम उन कंपनीज पे फोकस करने में स्पेंड करे जो एसेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज को डोमिनेट करती है, बजाय जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट करने में। एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि हम इतने रिलाय हो चुके हैं कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा या घटेगा, और उस पर फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा या नहीं। ये सब वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है। हमारे देश में 5 से 6 इकोनॉमीज़ है। जो मुंबई की इकोनॉमी होगी वो कोलकाता की नहीं हो सकती, और जो कोलकाता की है वो बैंगलोर की नहीं हो सकती। तो ये जीडीपी ग्रोथ से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये इंडिया जैसी कंट्रीज़ में डिसाइड नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हैं आपकी मिस्टेक्स जो स्टॉक मार्केट में की हो और आपने उससे क्या सीखा? सौरभ मुखर्जी कहते हैं, मेरे शुरुआती करियर में हम देखते थे फास्ट ग्रोइंग कंपनीज, और क्योंकि मेरी वेस्टर्न ट्रेनिंग थी तो मुझे लगता था कि ये कंपनीज फास्ट ग्रो कर रही है, मतलब इन कंपनीज में कुछ तो गलत हो रहा है। एग्जाम्पल लो बजाज फाइनेंस का, तो उसने 2008 से ग्रो करना स्टार्ट किया। 2012, 13, 14 में हम उनके शोरूम्स जाते थे और हम देखते थे वो बहुत ग्रो कर रही है, और मेरी गलती थी कि मुझे लगा वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो मैं अपने आप से पूछता था कि ये कंपनी इतना लोन कैसे दे सकती है उन लोगों को जो वॉशिंग मशीन और फ्रिज खरीद रहे थे। ये रियलाइज़ करने में मुझे 3 से 4 साल लग गए कि वो बिग डेटा यूज़ कर रहे थे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। वो कस्टमर को पहले ही टारगेट कर लेते हैं कस्टमर्स के आने से पहले ही। ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। तो आप अगर क्रोमा या विजय सेल्स में जाएंगे और बोलेंगे कि आपको फ्रिज का फाइनेंस चाहिए, तो बजाज फाइनेंस का जो डेस्क होगा वहाँ आपका सिर्फ पैन नंबर और एड्रेस देना है, और 2 मिनट में उनको पता है कि उनको क्या करना है, क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से पहले ही आपकी प्रोफाइल बना दी होती है। ये मुझे नहीं पता था और मैंने मिस्टेकनली सोच लिया कि 4 से 5 साल पहले की बजाज फाइनेंस एक मिस्टेक होगी इन्वेस्ट करने के लिए। थैंकफुली मेरे कलीग्स ने 3 साल पहले मुझे इस चीज़ के बारे में समझाया, और उससे बेटर जब लोगों ने 70 से 80% गिरते ही बजाज फाइनेंस को बेचना चालू किया पिछले साल, तो मेरे कलीग्स एट मार्सलस ने सोचा कि यही सही टाइम है अपने शेयर्स ट्रिपल करने का। ये मैं कह सकता हूँ कि एक पॉजिटिव मिस्टेक थी। जो नेगेटिव मिस्टेक थी वो थी, दूसरा शेयर था वो था आईटीसी, जिसमें जो आपको पॉइंट्स बताए वो अप्लाई होते थे। सबको पता है कि वो एक डोमिनेंट सिगरेट कंपनी है, इनक्रेडिबल फ्री कैश फ्लोज। आईटीसी एक पावरफुल कंपनी है, बट हम ये भूल गए थे कि हमको डोमिनेंट फ्रेंचाइजीज क्यों चाहिए। हमको इसलिए चाहिए क्योंकि डोमिनेंट फ्रेंचाइजीज बहुत सारा कैश फ्लो जनरेट करती है, जो वो अपनी ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट करती है। आईटीसी में जो कैश था वो बहुत ज़्यादा था, बैलेंस शीट में 40,000 से 30,000 करोड़ कैश था, बट जो री इन्वेस्टमेंट साइकिल थी वो फ्रूटफुल नहीं थी। बट आफ्टर अ ईयर ऑफ डिस्कशंस हमने जुलाई 2020 में डिसाइड किया कि आईटीसी से निकल जाए। उस कंपनी ने बहुत बड़ा एफएमसीजी बिजनेस बनाया, बट जो कैश का एक्यूमुलेशन बैलेंस शीट पे था, हमको पहले ही सोच लेना चाहिए था इसके बारे में, क्योंकि डोमिनेंट फ्रेंचाइजीज का होल पॉइंट ही यही है कि वो मनी को रिटर्न या री इन्वेस्ट करे। हमको लगता है कि आईटीसी 15% सॉलिड कंपाउंडिंग देगा, जो इंडिया में ये मुश्किल से मिलता है, बट हमारा गोल यही है कि हम हमारे क्लाइंट्स को 20% कंपाउंडिंग दें। दोस्तों, सौरभ मुखर्जी के इन्वेस्टिंग टिप्स ये है, क्लीन अकाउंटिंग कंपनी में इन्वेस्ट करें, मोनोपोलीज में इन्वेस्ट करें जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचे, सेफ रहे और उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिसकी डिमांड टाइम के साथ स्टेबल रहे, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिसका मार्केट शेयर बढ़ता ही जाए। इंडिया में कोई भी लिंक नहीं है इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में।